आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से 5 दिसंबर से शुरू किए गए मेगा स्वच्छता अभियान के तहत शहर के बाजार अतिक्रमण मुक्त हो रहे हैं और दुकानदार और मार्केट में आने वाले लोग नगर निगम की इस काम की काफी सराहना कर रहे हैं। इसी के चलते एनसीआर के सराय ख्वाजा की मार्केट में भी नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। जो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उनके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस अभियान पर बीवीएम के संवाददाता ने निगम की कार्यवाही के बारे में जब लोगों से जाना तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। किसी ने निगम की कार्यवाही की सराहना की तो किसी ने अपनी रोजी रोटी के लिए गुहार लगाई। और क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए सुनाते हैं आपको। मेरा इन दुकानदार भाइयों के लिए बड़ा ही वो दिल दुख है कि दुकानदारों को मतलब कुछ तो एक सहूलियत दी जाए। दुकानदार कोई चोर नहीं है जी। दुकानदार सुबह 9 बजे आता है, रात को 10 बजे 11 बजे तक लगा रहता है, तो कुछ तो दुकानदारों को भी राहत दी जाए। चोर नहीं है दुकानदार, सामान सबका सामान सबका अंदर है, कुछ राहत दुकानदारों को भी दी जाए। मेरी नगम के कमिश्नर से रिक्वेस्ट है। किस तरह की राहत चाहिए आपको? राहत ये चाहते हैं सर, एक तो 3 शेड अलाउड करी जाए। गर्मी हो तो धूप से बचता है कोई भी आदमी है, और बारिश हो तो बारिश से बचता है। लेकिन टी शर्ट के चलते चलते मार्केट इतना गिर जाती है कि वाहनों के निकलने की जरूरत नहीं होती। सर मार्केट कोई नहीं गिरती है ना, मार्केट गिरती है सामान बाहर निकालने से, सामान सबका अंदर है। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है 3 शेड अलाउड करी जाए और कुछ जो गरीबों को भी देखे जाए, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं बेचारे, जो डेली रूट लगा रखी हैं, जो भी अपने पोल वगैरह लगा रखे हैं, लोगों ने खुद ही हटा लिए हैं। हमने अवेयरनेस कर दिया, वैसे लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने हटा लिए हैं, 70-80% ने। क्या कोई नोटिस भी दिए गए थे इनको? हाँ जी, नोटिस भी दे दिया है, मुनादी भी करवा दी गई है इस चीज़ के लिए कि जो भी टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है वो उन्हें हटाई जाए, नालों के ऊपर जो एनक्रोचमेंट है वो हटाई जाए लोगों। क्या मार्केट के दुकानदार इस बात से सहमत थे? हाँ, अभी तक लग रहा है कि लोगों ने खुद ही अपना सपोर्ट किया है और खुद हटा रहे हैं लोग, सारे लोग ना, मैक्सिमम लोग जिनसे बात हुई थी वो सारे लोग अपना हटा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आपके द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जो जिनके छज्जे बाहर हैं आप उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी है? आप ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। आप चेक कर लो, जहाँ पे भी है सबको हम टाइम दे रहे हैं। जिनके परमानेंट है, जिन्होंने बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमानेंट बढ़ा रखे हैं, उनको भी हमने बोला है कि आप अपने आप खुद से तोड़वा लो, अगर निगम तोड़ेगा तो उससे उन्हीं से वसूली करी जाएगी। क्या कुछ पूरी पहले सभी दुकानदारों को सूचित कर दिया गया था और सबने हटा भी लिया है, इसलिए जेसीबी अभी बुलाई गई थी, परंतु देखा गया कि दुकानदारों ने अपना सामान अंदर कर लिया। हमने जेसीबी वापस दूसरी जगह पे भेज दी है। तो यानी कि अब तोड़फोड़ यहाँ पर नहीं हो रही? अभी तोड़फोड़ नहीं होगी जी, बल्कि दुकानदार अगर करेंगे, नहीं तो शाम को फिर चेक किया जाएगा, नहीं तो शाम को तोड़फोड़ की जरूर की जाएगी। नहीं, मार्केट अगर सामान बाहर होगा तो मार्केट पर दुकानदार सारा इसमें सहमति दुकानदारों की बनी हुई है जी, और हम लोग फिर इसीलिए हमने जेसीबी दूसरी जगह भेज दी है। क्या ये सामान हटाने से या फिर तोड़फोड़ करने से दुकानदारों को कोई नुकसान नहीं होगा? नुकसान किस बात का होगा? नुकसान तोड़फोड़ का जब मनाही कर दिया, जब उन्होंने सामान ही अंदर कर लिया तो किस बात की तोड़फोड़ होगी? दुकानदार सहमत है? बिल्कुल दुकानदार सहमत है। और चलिए रुक करता की खबर की और लगातार सर्दी बढ़ने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। गेहूं की फसल में जहां पर सर्दी अमृत का काम करती है तो वहीं अन्य फसलों के लिए सर्दी कई बार नुकसानदायक भी साबित होती है। खेतों में काम कर रहे किसानों ने बताया कि सर्दी बढ़ने से गेहूं की फसल में अच्छा फायदा होने की उम्मीद है, तो वहीं अन्य फसलों में ज्यादा सर्दी से नुकसान भी होने की उम्मीद है। किसी का कहना है कि आलू और सब्जियों की फसलों में ज्यादा सर्दी पड़ने से नुकसान की संभावना बनी रहती है, तो वहीं सरसों की फसल में भी ज्यादा सर्दी नुकसानदायक होती है, लेकिन सर्दी के कारण ही गेहूं की फसल अच्छी होती है और सर्दी पड़ने से उन्हें काफी अच्छी उम्मीद रहती है कि गेहूं की फसल अच्छी होगी। और सब्जी वगैरह अपनी सरसों वर्सों है उसमें थोड़ा नुकसान रहेगा। यहाँ पे ज़्यादातर गेहूं की फसल के बारे में ही ज़्यादा बताया गया है। कितना फायदा मिलेगा जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, मौसम बदलाव ले रहा है, इससे गेहूं की फसल में कम से कम 70% वृद्धि होगी। आज की ये जो आलू की खेती की गई है इसमें कितना फायदा मिला, कितना नुकसान हुआ? इसमें हमारे लिए ज़्यादा 60% फ़ायदा है, 40% का नुकसान है इसमें। सरसों की बात की जाए तो कितना फायदा होगा सर्दी जिस तरीके से बढ़ रही है? उसमें नुकसान ये है, अगर ऐसी सर्दी पड़ती रही तो कोई दिक्कत नहीं है, पाले की दिक्कत पड़ती है उसमें। अगर पाला पड़ गया तो उसमें सरसों की फसल खराब। अब गेहूं की चल रही है, आलू की चल रही है। गेहूं के लिए फ़ायदा मिलेगा, ये आलू के लिए, सरसों के लिए, टमाटर के लिए, इनके लिए नुकसानदायक।
इसमें जरूर करेंगे अगली खबर की और हर साल की तरह इस साल भी फतेहपुर बिल्लौच में सुंदर ने अपने पिता स्वर्गीय समय सिंह फोगाट की याद में एक विशाल दंगल का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से पहलवान अपना जोर दिखाने आते हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम पहुंचे और दंगल कमेटी में ने ठाकुर राजाराम का पगड़ी और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। ठाकुर राजाराम की माने तो सुंदर फोगाट ने अपने पिता स्वर्गीय समय सिंह फोगाट की याद में हर साल दंगल का आयोजन किया है और उन्हें दंगल में बुलाकर जो मान सम्मान दिया गया है उनका वो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला युवा खिलाड़ियों के तरह रहते हैं और खिलाड़ियों के लिए सरकार ने 3% कोटा फिक्स किया है, चाहे एशिया गेम हो या फिर कोई भी गेम। उनमें सरकार ने युवाओं को बढ़ावा दिया है। यह हमारी समाज की परंपरा है जिसमें 36 बिरादरी एक साथ एकत्रित हो जाती है। हर साल की भांति आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय समय सिंह फोगाट जी की यादगार में कई वर्षों से होता आ रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक बहुत ही मशहूर पहलवान, उनके साहबजादे सुंदर पहलवान जी फोगाट साहब करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुझे बुलाया अतिथि के तौर पर। मैं इन सबका धन्यवाद करता हूं और हमारी पार्टी के क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र बल्ला। सर कुश्ती का आयोजन किया गया है, कौन सी जगह किया गया है और ये कब से? ये गांव फतेहपुर बिलोच में करा गया है। ये हमारे स्वर्गीय समय सिंह फोगाट हमारे सुंदर पहलवान ने अपने पिताजी की यादगार में हर साल ये विशाल दंगल करवाते हैं और हमारे यहाँ पर बाहर से दूर दूर के पहलवान आते हैं। सबका मान सम्मान किया जाता है। हमारे ठाकुर राजाराम जी महासचिव वो आए थे, उनका मान सम्मान हुआ था और हमारी जो बस्ती ने मेरा भी मान सम्मान करा। मैं उनके बस्ती का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित गोयल है। मेरी सराय में दुकान है बाजार में जी। जैसा कि नगर निगम यहाँ कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई से बहुत खुश है, पर भेदभाव जिस तरीके का नगर निगम कर रही है उस चीज़ से कोई भी बाजार का दुकानदार खुश नहीं है। किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है? कई जगह आप जीना अलाउड कर रहे हो, कई जगह दीवार अलाउड कर रहे हो, कई जगह टीन अलाउड कर रहे हो। सबके लिए एक रूल नहीं बना रखा। पहली बात, पूरा बाजार के लिए सबके लिए सेम रूल होना चाहिए। बाजारी व्यापारी पहले ही बहुत परेशान है, कभी कोरोना से लेके, कभी जीएसटी से लेके, कभी नोटबंदी से लेके, हर बार किसी न किसी तरीके से प्रेशर व्यापारी पे आता है। जैसा भी हमारे राजेश भाई ने बताया कि कुछ ना कुछ व्यापारी के बारे में भी सोचना चाहिए। नगर निगम कार्रवाई कर रही है, हम उससे संतुष्ट हैं, पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीन सेट कुछ ना कुछ तीन सेट अलाउड करनी। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। फरीदाबाद में हजारों आंगनवाड़ी वर्कर अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। गौरतलब है कि हड़ताल का 10वां दिन है और 10वें दिन आंगनवाड़ी वर्करों ने बड़कल चौक से पैदल मार्च करते हुए जुलूस निकाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सेक्टर 28 निवास पर पहुंची और जहां उन्होंने अपनी 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन केंद्र व राज्य की अनुपस्थिति में, मंत्री की अनुपस्थिति में उनके पीए को सौंपा, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्दी कमेटी बुलाकर इस पर बातचीत की जाएगी। तस्वीरें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय सेक्टर 28 की है, जहां पर हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अनुपस्थिति में उनके पीए डॉक्टर कौशल बाटला को दी सौंपा। जिला उपाध्यक्ष, आज हम आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की जो 8 दिसंबर से हड़ताल चल रही है उसके समर्थन में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये हड़ताल कितने दिनों से चल रही है? ये हड़ताल 8 दिसंबर से चल रही है। आज 10 दिन हो गए, लेकिन हरियाणा की सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। मांग को लागू नहीं किया जा रहा है। 26,000 सेंटरों में 52,000 वर्कर हेल्पर आंगनबाड़ी की सड़कों के मैदान में है, आंदोलन के मैदान में है। जब तक मांग लागू नहीं होगी तब तक वो हड़ताल लगातार जारी रहेगी। पहले 8 तारीख से 11 तारीख तक की, अब 18 तारीख तक बढ़ा दी है। कितनी मांगे, क्या मांगे हैं? 19 सूत्री मांगे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को पक्का करो, न्यूनतम वेतन लागू। मेरा नाम डॉक्टर कौशल बाटला है। मैं माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का पीए हूँ और यहाँ पर सारी लोकसभा देखता हूँ। सर, इन्होंने आपको ज्ञापन दिया है आंगनवाड़ी वर्कर ने, इनको आप क्या तसल्ली देंगे? कब से 8 तारीख से हड़ताल पर है? अभी मैंने ज्ञापन लिया ही है, अभी पढ़ा नहीं है,
तो पढ़ के जो इनका उचित समाधान होगा, मैं मंत्री जी से बात करके आगे सीएम को भेजना होगा तो उनको भेजेंगे। अभी तो मेरे को विज्ञापन इन्होंने दिया है। कौशल जी, ये लगातार काफी समय से ये अपना देखिए ऐसा है, ये गवर्नमेंट का अपना विषय है, उसके लिए मंत्री जी, क्योंकि ये हमारे जो क्षेत्र की जनता है और ये जनता की कोई दुखी है या किसी प्रकार की इनकी उचित डिमांड है, तो उसको हमारे माननीय मंत्री जी ऐसे हैं, वो हर किसी के लिए डिमांड ऊपर तक लड़ते हैं। करेंगे अगली खबर की और। हरियाणा प्रशासनिक आयोग के पूर्व चेयरमैन व करण सिंह दलाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में दलाल हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के लोगों को दूध दही जैसा कोई भी चीज खाने को नहीं मिल रही। किसान परेशान हैं। हम वर्ग की बात करें तो आम जनता का बुरा हाल है। इसके साथ ही उन्होंने करण सिंह दलाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई परिवार तो है नहीं, इसलिए उन्हें नहीं पता कि परिवार को क्या हाल हो रहा है और परिवारों को क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि पलवल और फैजाबाद जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। इस सरकार में पैसे देकर किसी भी अधिकारी के ईमान को खरीदा जा सकता है। दलाल की माने तो जनप्रतिनिधि आम जनता के बीच जाने के बजाय अपना मुंह छुपाते हुए फिरते हैं। इसका नतीजा दोनों जिलों में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दलाल नौकरी से हटाए गए शिक्षकों और अन्य विभाग के कर्मचारियों पर भी सरकार पर जमकर बरसे। क्योंकि ना इनके अपने कोई घर परिवार है, ना बालक है, ना बच्चे हैं, इनको परिवारों के दुख और तकलीफों का एहसास नहीं है। इनको नहीं पता कि घरों में किस तरह से ये जो दूध और घी, लस्सी, इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि आज बहुत बड़ी मात्रा में मिलावट के दूध और घी फरीदाबाद, पलवल और बड़े शहरों में उपलब्ध हो रहे हैं। तो सरकार को दिल्ली मिल्क स्कीम की तरह या अमूल जो गुजरात से चल कर के पूरी दुनिया में छा रहा है, वीटा का जो मिल्क स्कीम है, इसको भी हरियाणा सरकार को पूरे प्रदेश के अंदर इसका बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन सरकार, क्योंकि व्यापारियों की सरकार है, इन्हें जनहित के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं, इन्हें जनहित के दुख तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये जानबूझ करके और वीटा मिल्क प्लांट में काम करने वाले सैकड़ों जो हमारे कर्मचारी हैं, जो दूध उत्पादक हैं, जो इस मिल्क प्लांट में दे करके आजीविका कमाते हैं, और बच्चे और बुजुर्ग जो एक अच्छा क्वालिटी का जिनको ये यहाँ दूध उपलब्ध होता था, उनके सबके हितों को छोड़ करके और अपना धंधा और अपने कारोबार और अपने व्यापार को भारतीय जनता पार्टी साधने का काम कर रही है। लेकिन हम इनके इस सपने को कभी पूरा नहीं होने देंगे। आज फरीदाबाद जो वायु प्रदूषण और जो पीने का पानी प्रदूषित है, और हमारे बुजुर्ग और बच्चों के जो हड्डियों पर, शरीर पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, गलत पानी की वजह से, प्रदूषित वायु की वजह से, वही। अगली खबर की और। पलवल में सरकारी भर्तियों में लगातार हो रही धांधली व घूस लेते हुए पकड़े गए अधिकारियों पर कोई कार्यवाही न किए जाने से जिले के सैकड़ों गुस्साए युवक युवतियों ने सरकार पर जमकर अपना गुस्सा उतारा और प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। तहसीलदार संजीव नागर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने व भर्ती प्रक्रिया में प्राइवेट एजेंसी न शामिल करने की मांग की और साथ ही साथ प्रदर्शन के दौरान गुस्साए युवक युवतियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि सरकारी भर्तियों में लगातार अधिकारियों द्वारा घूस लेने के मामले सामने आने के बाद सरकार का बिना पर्ची और बिना खर्ची वाला दावा अब युवाओं को बेईमानी सा लगने लगा है। नौकरियों के मामले में अधिकारियों को घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती और सरकार की कार्यप्रणाली पर ये एक सवालिया निशान खड़ा करती है। वहीं नौकरी की तलाश में भटक रहे बेरोजगार युवाओं के साथ ये सरासर धोखा है जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नौकरियों के मामले में घूस लेते पकड़े गए अधिकारियों की न केवल सीबीआई जांच करवाई जाए बल्कि जिन परीक्षा में उन्होंने गलत तरीके से लोगों को लगवाया है उनकी भर्तियां भी रद्द करके दोबारा से भर्तियां करवाई जाए और भर्ती प्रक्रिया में प्राइवेट एजेंसी शामिल न की जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार
सरकार द्वारा जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन रोड पर बैठकर धरना करना पड़ेगा और जाम लगाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। जैसा कि हम सबको पता है, लगातार भर्तियां हो रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, अंदर सेटिंग हो रही है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको भी क्लीन चिट दी जा रही है। जैसे अभी नागर केस हुआ था, नागर जो पकड़ा गया उनको 2 भर्तियां उन्होंने बताया था, उसके बाकी भर्तियों में भी उनकी जांच होनी चाहिए। ये सभी बच्चों की मांग है। अब हमें क्या पता कि एसआई की भर्ती में उसने कितने लगवाए हैं, उसकी जाँच होगी तभी हमें पता लगेगा। बाकी और भी एक, जैसे अभी सोनीपत से पकड़े गए कल रोविन जी, उन्होंने कह रहे हैं कि बच्चे से ज़्यादा उन्होंने लगवा रखे हैं। अब उनकी जाँच होगी तभी तो पता लगेगा। अब ये बच्चे पढ़ते रहते हैं, पढ़ने का फायदा क्या, जब कुछ हो ही नहीं रहा। तो लगातार अंदर सेटिंग करके लोग लग रहे हैं, पैसे दे के लग रहे हैं, ऊपर से सरकार बोल रही है खर्चे पर्चे बिना नौकरी मिल रही है। कैसे मिल रही है? ये बच्चे 2-2, 3-3 साल हो गए पढ़ते हुए, इनको उस पढ़ाई का क्या फायदा है जब कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। अंदर बच्चे पैसे दे के लग रहे हैं, ये अपना बेचारे पढ़ते जा रहे हैं। 3-3 साल हो गए फीस देते हुए, कितनी बच्चे मेहनत करेंगे। आगे पहले नंबर पे मांग थी कि जो भर्ती प्रक्रिया में धांधलीबाजी हो रही, धांधलीबाजी खत्म हो, फेयर भर्ती शुरू करें। और जो तीसरी मुख्य मांग थी हमारी, जो अनिल नागर वाला केस था, अनिल नागर वाले केस की शुद्धता से जांच हो। जिन भर्तियों अनिल नागर के टाइम पे जो भर्तियां हुई हैं वो सारी भर्ती रद्द करके दोबारा करवाई जाएं और अनिल नागर को एक उचित सजा का प्रावधान किया जाए। तो पहले भी ज्ञापन दिए हैं आपने, अब दोबारा से ज्ञापन दिया है, अगर उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? आप पहले भी हम डीसी साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, आज भी ज्ञापन दिया है। अगर अब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे पलवल के छात्रों का ऐलान है कि आने वाले समय में अगर हमारी ये सभी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम रोड जाम कर देंगे और बस स्टैंड का घेराव करके वहीं पर रोड पर बैठ जाएंगे। रोड जाम करना। चलिए खबरों में बात करेंगे हम मौसम की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी का कहर जारी है। एक और जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी व बारिश जारी है तो वहीं मैदानी इलाकों में भी कोहरे और शीतलहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत के कई शहरों में शनिवार को तापमान में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। सुबह मैदानी इलाकों में चुरू का तापमान सबसे कम रहा, जो कि माइनस में पहुंच गया। वहीं अमृतसर में 0.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में शनिवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह के रूप में दर्ज की गई। राजधानी का न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। इससे पहले रविवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हाड़ कांपने वाली सर्दी की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को नारनौल हरियाणा में सबसे ठंडा दिन रहा। क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इस प्रकार न्यूनतम तापमान में वीरवार के मुकाबले 3.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार 3-4 दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले तैयार हो जाएं। जल्द ही शीतलहर चलने के आसार मौसम में जताए जा रहे हैं। हल्का कोहरा भी राज्य के कुछ इलाकों में सुबह के समय बने रहने के आसार हैं। प्रदेश के कई इलाकों में पारे में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।